नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। एक था असद और एक था गुलाम, दोनों अब मिट्टी में मिल चुके हैं। शनिवार को माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुलाम को सुपुर्द खाक कर दिया गया और असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, तो वहीं मेहंदोरी स्थित कब्रिस्तान में शूटर गुलाम हसन को दफनाया गया। वहीं अतीक अहमद ने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपने बेटे असद का शव देखने और जनाजे में शामिल होने के लिए शुक्रवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दायर की थी, लेकिन जिला अदालत में अंबेडकर जयंती पे छुट्टी होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं फरार मां शाइस्ता परवीन भी बेटे असद के आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाई। ये रिपोर्ट देखिए। सलाखों में डॉन, कब्र में छोटा डॉन, मिट्टी में माफिया, पिक्चर अभी बाकी है। आज उसका, कल किसी और का, हर माफिया का नंबर आएगा। मिट्टी में मिलाया, माफिया को रुलाया। अतीक के अतीत का अंत। ये तस्वीरें बता रही हैं कि असद और गुलाम के गुनाहों को उसके साथ ही मिट्टी नसीब हो गई। खाक हो गया असद, मिट्टी में मिल गया असद। कोई भी माफिया इन तस्वीरों को देखकर दहशत में होगा। गुनाह करने के पहले लाख बार सोचेगा। प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में असद को दफनाया गया, तो वहीं मेहदौरी स्थित कब्रिस्तान में शूटर गुलाम हसन को दफनाया गया। गुलाम के अंतिम संस्कार में उसके पिता ने हिस्सा लिया। उसकी पत्नी सना भी कब्रिस्तान में मौजूद रही। अपराध का अंजाम क्या होता है, यहाँ खड़ा हर शख्स शिद्दत से महसूस कर रहा है। ये किस तरीके से यहाँ पर जो भी लोग इस वक्त जो है इस जनाजे में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रशासन की पूरी तरह कोशिश है कि इस पूरे जो जनाजे में जो है यहाँ पर भीड़ ना इकट्ठी हो। क्योंकि राजरूपपुर और चकिया, अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो ये इलाका कभी अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था। आप नीचे में एक पुलिस अधिकारी को दिखाऊंगा, वो एक एक व्यक्ति का नाम नोट कर रहे हैं। नाम नोट करके वो जो है वहां से जो है एक एक व्यक्ति को अंदर जाने दे रहे हैं। तमाम इब्बट के बीच शनिवार को असद को सुपुर्द खाक किया गया। असद के जनाजे में उसके नाना और मौसा शामिल हुए। वहीं असद के 35 करीबी रिश्तेदार जनाजे में शामिल हुए। सुपुर्द खाक की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। सुपुर्द खाक के वक्त मौलवी हाफिज लोगों ने फातिहा पढ़ा। वहीं असद को उसके दादा दादी के कब्र के बगल में दफनाया गया। ये पूरा वो इलाका है कसारी बिसारी का, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अतीक अहमद के परिवार के कई सदस्यों, खास करके जो हाजी फिरोज अहमद, जो अतीक अहमद के पिता थे यानी असद के दादा थे, उनकी कब्र भी ठीक बगल में जो है, ठीक असद के बगल में ही उनकी कब्र भी यहाँ पर होदी गई थी। और उनकी दादी जो है यानी कि अतीक अहमद की माँ, वो भी उनके बगल में जो है ये पूरी जो है उनकी कब्र भी आती। तो इस तरीके से देखा जाए तो कसारी मसारी में अतीक के परिवार के कई लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है। और वहीं असद के पिता अतीक, जिसने अपराध की ABCD को असद को पढ़ाया, वो भी उसका आखिरी वक्त साथ न दे सका। जनाजे में वो कानूनी पेचीदगी की वजह से शामिल न हो सका। मां शाइस्ता परवीन, जो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने में शामिल थी, कानून के डर से भागती रही और भागने में वो इतनी आगे निकल गई कि अपने लाल के आखिरी वक्त भी शामिल न हो सकी। याद करिए वो तस्वीरें, जब अतीक कैसे असद की मौत सुनकर जार जार रोया था। आखिर अपराध की यही तो तासीर है। जो जो इसमें डूबता है उसका पूरा कुनबा स्वाहा हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। आखिर बुरे काम का बुरा नतीजा इसी को तो कहते हैं। अशरफ के दिल से भी यही आह आई। असद को अल्लाह ने भेजा था, अल्लाह ने बुला लिया। लेकिन सवाल यही कि असद को अल्लाह ने नेक काम के लिए भेजा था, लेकिन असद ने क्या किया, ये सबको पता है। उसका ही अंजाम उसको भुगतना पड़ा। अब यहाँ से चूंकि लोगों के निकलने का जो सिलसिला है, इसका मतलब जो दफनाने की प्रक्रिया थी, क्यों भाई दफना दिया गया है? हाँ हो गया, आते हैं। लोग शामिल थे उसमें? जो अरे 100 लोग होंगे। 100 लोग होंगे। परिवार का कोई था? तो आप देखिए, ये तमाम लोग जो निकल रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए वो सामने भी आपको जो है एम्बुलेंस के पास भी आपको अब लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे लोग, अधिवक्ता भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो है। तो अब सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, वो प्रक्रिया खत्म हो गई है और अब उसके बाद जो है अब सब लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। परिवार के लोग तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आरोपी नहीं हैं। हाँ, हम भी जो है तो परिवार ही के हैं, हम भी परिवार ही के हैं। हमारे जो है तो रिश्ते के हैं। हाँ, पड़ोसी भी हैं, सारे कुछ को। क्या रिश्ता है आपका? जी, हमारा रिश्ता जो है, हमारे जो है ये
नाती लगते हैं। वो बाप है, मगर कुछ ऐसे परिस्थितियों में वो मतलब आपके ही कस्टडी में है, फोर्स शासन प्रशासन के कस्टडी में है, कि मजबूरी है। अतीक के पाताल लोक के तिलिस्म का अंत धीरे धीरे हो रहा है और शुरू हो रहा है भयमुक्त माहौल का दौर, जिसमें अपराध नाम की कोई जगह नहीं। क्या इसी वक्त के लिए हर एक व्यक्ति डिफेंड करता है कि मैंने अपने परिवार सुकून से रहे, मैंने इसलिए अपराध का रास्ता चुना, लेकिन अपराध का रास्ता परिवार को बर्बादी की तरफ ले जाता है। ये इतिहास गवाह है। एक भी अपराधी को बता दीजिए, एक भी बड़ा अपराधी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपराध में काटी हो, बाद में उसके परिवार ने अमन चैन से काटी हो, नहीं हो सकता। क्योंकि जो आप बोएंगे आपको काटना वही पड़ेगा, आपके बच्चों को वही काटना पड़ेगा। और वही आज असद आज उसी की फसल काट रहा है, आज वही आज कहीं ना कहीं भोग रहा है। तो आप सोचिए। और अभी 4 बेटे हैं, चारों बेटे अलग अलग जगह, 2 बालगृह में हैं, 2 अलग अलग जेलों में हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा परिवार ही अपने आप में नेस्तनाबूद हो गया। असद के सुपुर्द खाक की तस्वीरें इन तमाम बातों पर मुहर लगा रही हैं, तस्दीक कर रही हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए प्रयागराज से ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो शाइस्ता ने पहले तो असद को इस हत्याकांड में शामिल होने से बचाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन जब अतीक के दबाव में असद को इस पूरे साजिश में शामिल किया गया तो उसके बाद शाइस्ता पूरी तरह से असद को बचाने में जुट गए। वो क्या प्लान था जिसके तहत शाइस्ता असद को बचाने की कोशिश कर रही थी? करेंगे डिकोड, ये रिपोर्ट देखिए। शाइस्ता का प्लान भी रह गया धरा का धरा, गुलाम भी ना आया काम। आखिर क्या था शाइस्ता का प्लान? अतीक शाइस्ता का शेर, एनकाउंटर में हो गया ढेर। इन दोनों तस्वीरों के मतलब एक है, गुनाह का हश्र यही होता है। 24 फरवरी को उमेशपाल पर फायरिंग करता असद आखिरकार शनिवार को सुपुर्दे खाक हो गया। इसके साथ ही उस किंतु परंतु लगाने वालों पर विराम लग गया जो जराइम की दुनिया के हामी थे। आखिर असद को अपराध की दुनिया में अतीक क्यों झोंकना चाहता था? शाइस्ता असद को उमेशपाल हत्याकांड की साजिश से दूर रखना चाहती थी, अशरफ उसे दूर रखना चाहता था, लेकिन अतीक की आंखों में खुमार था। वो किसी भी तरह उमेशपाल गवाह से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन छुटकारा उसको अपने बेटे से ही मिल गया। असद की मां शाइस्ता भले ही असद को उमेशपाल हत्याकांड से दूर रखना चाहती थी, लेकिन जब असद अतीक के दबाव में पूरे कांड में शामिल ही हो गया तो शाइस्ता असद को बचाने के लिए तमाम जुगत करने लगी। शाइस्ता का ये प्लान हम डिकोड करने जा रहे हैं। असद को बचाने का शाइस्ता का प्लान डिकोड। असद को गल्फ कंट्री में भगाने की थी योजना। अतीक से बातचीत के बाद बना था प्लान। अतीक ने लखनऊ में मौजूद एक बिल्डर मुस्लिम खान से पैसे देने को कहा था। 80 लाख रुपए शाइस्ता परवीन को पहुंचाने के लिए कहा था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक पैसा पहुंचाया भी गया। पुलिस सबूत इकट्ठा कर डीलर पर कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। अतीक ने अन्य प्रदेशों में शूटरों की मदद के लिए पैसे भेजने का इंतजाम किया था। अपने करीबी से शाइस्ता को पैसा भिजवाने के लिए कहा था। पासपोर्ट समेत अन्य वजहों से असद के गल्फ जाने की बात नहीं बन पाई। झांसी में हुए असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के इनकाउंटर के बाद कई लोगों ने इनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़े किए थे। कई लोगों का कहना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। हालांकि आज जो आंकड़े जारी हुए हैं उससे ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में जो इनकाउंटर हुए हैं वो धर्म विशेष जात विशेष को देखकर नहीं हुए। अगर कोई उत्तर प्रदेश का अपराधी है और वो अपराध कर रहा है तो ऐसे में उसको गिरफ्तार करने के तमाम प्रयास किए गए, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी थे जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है जिसमें उनको मार गिराया गया है। अभी तक की अगर हम बात करें तो 183 से ज़्यादा लोगों को इनकाउंटर में ढेर किया गया है। वहीं सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इनकाउंटर में घायल करने के बाद जो है गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए थे, उनको ये सीधा जवाब देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किया गया है। कि आज जो आंकड़े जारी हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सभी जातियों को, सभी धर्मों के जो अपराधी थे उनका जो है इनकाउंटर किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं असद को भगाने के लिए प्लान बी भी तैयार किया गया, लेकिन वह भी धरा का धरा रह गया। जाहिर है एसटीएफ पूरे तरीके से चाक चौबंद थी, तो ये भी शाइस्ता का प्लान फेल हो गया।
असद को भगाने का प्लान बी। शाइस्ता ने शूटर गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने को कहा था। असद मासूम बच्चा है, उसके साथ रहकर उसको बाहर निकालो। अतीक से बातचीत के बाद असद को पुलिस से बचाने के लिए नया प्लान तैयार किया गया। असद को नेपाल भगाने का भी प्लान था। एसटीएफ की टीम को भनक लगी थी। असद नेपाल जाने में नहीं कामयाब हो पाया। वहीं गुरुवार को झांसी में असद और गुलाम के एनकाउंटर में एसटीएफ की चौकसी और उसके होमवर्क का लाभ मिला। एसटीएफ की टीम पिछले 1.5 महीने से असद अहमद और गुलाम को ट्रेस कर रही थी। यह एनकाउंटर यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल की अगुवाई में हुआ था। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था। असद और शूटर गुलाम के पास से एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वाल्थर पिस्टल बरामद की गई थी। दरअसल प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा कर्मियों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल प्रयागराज में हुए राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। उमेश जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे वैसे ही घात लगाए अतीक के गुर्गों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल था। इस दौरान उनकी और उनके गनर की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरे गनर की इलाज के दौरान मौत हुई। बदमाशों ने इस हत्याकांड को 44 सेकंड में अंजाम दिया। उमेश पाल हत्याकांड में एक सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी गोली मारने वाले असद से भिड़ता दिखाई दे रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज 44 सेकंड के वीडियो के आगे का था, जिसमें असद पिस्टल से फायर करते दिखा था। वहीं बरेली जेल में बंद अशरफ के साथ ही एनकाउंटर में ढेर हुआ गुलाम नहीं चाहता था कि अतीक अहमद का 3 नंबर का बेटा उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो, लेकिन अतीक ने उनकी एक न सुनी। उसी की जिद पर असद ने गोली चलाई थी। असद का नाम और फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने भी अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा था कि असद की वजह से 18 साल बाद चैन की नींद सोया है। उमेश पाल के चलते उसकी नींद हराम हो गई थी। शाइस्ता से अतीक ने फोन पर कहा था असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। बहरहाल शाइस्ता का प्लान डिकोड हुआ। असद न गल्फ जा सका न ही नेपाल। जराइम की दुनिया में जो अंजाम होता है उसी के हिस्से में चला गया असद और हो गया सुपुर्द ख्वाब। माफिया अतीक अहमद के बेटे व शाइस्ता परवीन के बेटे असद अहमद को बचाने का भरकस प्रयास किया गया। जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, गल्फ कंट्री प्लान असद अहमद की मां शाइस्ता परवीन की तरफ से तैयार किया गया था। शूटर गुलाम मोहम्मद को निर्देश जारी किए गए थे कि वो असद का साथ ना छोड़े, क्योंकि असद अभी बच्चा है। जिस तरीके से लगातार असद को लोकेशन बदलने के निर्देश जारी हुए थे, लगातार गुड्डू मुस्लिम की बात करें या फिर हम गुलाम मोहम्मद की बात करें, वो लगातार असद अहमद को बचाने का प्रयास कर रहे थे। इसके कारण वो लगातार अपनी लोकेशनें बदल रहे थे। हालांकि इसी बीच ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी कि असद नेपाल भागने के फिराक में है, लेकिन नेपाल के रास्ते पर एसटीएफ की कई टीमें लगी थी, जिस वजह से असद उत्तर प्रदेश छोड़ने में नाकाम रहा और वो वापस झांसी की ओर चला गया। जहां झांसी में मुखबिर की सूचना पर जब एसटीएफ की टीमों ने घेराबंदी की तो दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें असद को मार गिराया गया। फिलहाल ये जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई उसमें ये कहा गया था कि असद को हिंदुस्तान छोड़कर किसी गल्फ कंट्री में भेजा जाए, जिसके लिए पासपोर्ट तैयार किए जाए, और जो पैसा लगना था वो लखनऊ के एक बिल्डर मुस्लिम खान ने 80 लाख रुपए की मदद की थी। उन तमाम साक्ष्यों को पुलिस खंगाल रही है, तमाम सबूत जुटा रही है, ताकि जो मदद करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल 49 दिनों तक फरार रहने वाला असद जब मुठभेड़ में ढेर हुआ, उसके बाद तमाम ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जो और लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, असद की मदद कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाने को लेकर हो या पैसे के लेकर हो, उन तमाम लोगों का डाटा पुलिस जुटाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो चाचा अशरफ की एक गलती भतीजे असद पर बहुत भारी पड़ गई, इतनी भारी कि असद की जान चली गई। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने 13 अप्रैल को एनकाउंटर में मार गिराया और असद के एनकाउंटर के पीछे अब जो राज खुलकर सामने आया है वो सभी को हैरान कर देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक असद के एनकाउंटर की वजह खुद उसका चाचा अशरफ बना। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। क्या असद अहमद की मौत उसके चाचा अशरफ की वजह से हुई? यूपी पुलिस और अशरफ की एक डील की चर्चा इस समय प्रयागराज में खूब गरमाई हुई है। अशरफ और यूपी पुलिस के बीच हुई डील में माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई ने एनकाउंटर न किए जाने की डील की थी। असद अहमद के एनकाउंटर में मौत के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इसमें कहा जा रहा है कि अशरफ की वजह से असद अहमद की जान गई है।
अशरफ की उमेश पाल एनकाउंटर के बाद पुलिस से एक डील की बात सामने आई है। इसमें 3 शूटरों को पुलिस के हवाले करने का वादा किया गया था। माफिया अतीक अहमद के बेटे 5 लाख के इनामी असद के इनकाउंटर के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के हाथ ये दोनों शूटर लगे तो लगे कैसे। इसको लेकर प्रयागराज में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं में एक बात निकलकर सामने आ रही है जो कि सूत्रों के हवाले से है। न्यूज़ 1 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। लगातार ये बातें चल रही हैं कि अशरफ के साथ पुलिस ने डील की थी क्योंकि पुलिस पर लगातार दबाव था इन 5 शूटर्स को बरामद कराकर कोर्ट में पेश करने का। जिस पूरे मामले को लेकर बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ के साथ पुलिस ने बातचीत की। दावा किया जा रहा है कि अशरफ अपने वादे से मुकर गया। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छानबीन का दायरा बढ़ाया। अशरफ के वादे से मुकरने के बाद से पुलिस की टीम लगातार असद और अन्य शूटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार झांसी में 14 अप्रैल को बड़ा एनकाउंटर हुआ। इसमें अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अहमद और शूटर मोहम्मद गुलाम मार गिराया गया। कहा जा रहा है कि बरेली जेल में बंद अशरफ पर पुलिस का दबाव बढ़ गया था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस टीम को तत्काल रिजल्ट देने का दबाव था। दावा है कि अशरफ ने पुलिस के दबाव के आगे शूटरों की जानकारी साझा करने की बात मान ली। अशरफ ने 3 शूटरों की जानकारी साझा करने की बात कही। इस बीच साल 2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में अशरफ को बरी किए जाने का कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट का फैसला आते ही अशरफ अपने किए वादे से मुकर गया। प्रयागराज से बरेली ले जाए जाने के दौरान अशरफ ने पुलिस को कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई को तेज कर दिया। हुआ कि वो 3 शूटर्स का पता पुलिस को बताएगा जिसके एवज में उसको कोर्ट में किसी भी स्थिति में कहीं न कहीं क्लीन चिट मिलनी चाहिए उमेश पाल के अपहरण के मामले में। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तैयार हुई और तैयार होने के बाद जब अशरफ से बातचीत हुई और जब पेशी हुई तो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा होती है लेकिन अशरफ बरी हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस ने अशरफ से अपना वायदा पूरा करने की बात कही जिसमें अशरफ ने कहा था कि वो 3 शूटर्स का पता बताएगा लेकिन उनका इनकाउंटर नहीं किया जाएगा बल्कि उनको कोर्ट में पेशी के जरिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी, उस पर वो मुकर गया। हालांकि पुलिस ने दबाव बनाया और कहीं न कहीं अंदर खाने ये बात चल रही है कि उस दबाव के जरिए पुलिस को शूटर्स का सुराग मिला जिसके बाद ये 2 इनकाउंटर जिसमें असद जो कि अतीक अहमद का बेटा है और गुलाम शामिल हैं उनके इनकाउंटर हो गए। अशरफ के इस प्रकार से पलटी मारने की चर्चा प्रयागराज में खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि क्या अशरफ की वजह से ही असद की जान गई। पिछले दिनों अतीक और अशरफ को हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम कई स्थानों पर लेकर गई। इस दौरान मीडिया ने अशरफ से सवाल किया। एनकाउंटर पे किए गए सवाल का जवाब देते हुए अशरफ ने कहा कि असद अल्लाह का बंदा था, अल्लाह ने उसे वापस बुला लिया। जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अब अशरफ को लेकर हुए इस नए खुलासे से कई चीजों के बाहर आने की उम्मीद है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में किसी डील की पुष्टि नहीं की है, लेकिन प्रयागराज में इसकी चर्चा खूब जोर पकड़ रही है। तो कहीं न कहीं अब सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर में पुलिस की पूछताछ में अशरफ ने कुछ ऐसा बता दिया जिससे पुलिस को इन दोनों शूटर्स की लोकेशन का पता चल गया। हालांकि ये अपुष्ट सूचना है, पुलिस की तरफ से भी किसी तरीके का कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अंदर खाने चर्चा जरूर चल रही है। कैमरामैन निखिल के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और उमेश पाल हत्याकांड में बेटे असद और शूटर गुलाम के मारे जाने के बाद माफिया अतीक अहमद टूट चुका है। अतीक ने कबूल कर लिया कि उसने ही हत्या की साजिश को रचा था। रिमांड कॉपी के मुताबिक आरोपी अतीक अहमद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि मैंने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश जेल में बैठकर रची। और रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक ने पत्नी शाइस्ता से मुलाकात के दौरान नए मोबाइल फोन और सिम मुहैया करवाने को बोला था और उस सरकारी आदमी का नाम भी बताया था जिसके हाथ ये मोबाइल और सिम जेल पहुंचेंगे। इसके साथ ही जेल में बंद अशरफ को भी मोबाइल और सिम मुहैया कराए गए। माफिया अतीक अहमद रो रहा है, शाइस्ता परवीन रो रही है, चाचा रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है।
वैसे रोना तो इन्हें उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था। घर के चिराग को उसी दिन बुझ जाते हुए मान लेना चाहिए था जिस दिन असद अहमद ने जरायम की दुनिया में एंट्री की थी। जिस दिन असद ने गोलियों से उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मियों को अंधाधुंध ढूंढ डालने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अतीक अपनी विपरीत बुद्धि के आगोश में ही चला गया था। लेकिन जब बेटा एनकाउंटर में ढेर हुआ तो बुद्धि कुछ पल के लिए ही सही उसका शुद्धिकरण हुआ। अब अतीक कह रहा है बेटे की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। जो साजिशें रची गई हैं उसका मास्टरमाइंड वही है, वही जिसने अपने बेटे असद को मारा है। लेकिन हायरी राजनीति वो अपने सवाल से अब भी बवाल कर रही है। अतीक की बर्बादी पर एक और योगी की वाहवाही हो रही है। लोग कह रहे हैं यूपी में काबा, अरे बाबा बाना। योगी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में मिला दिया। योगी के इस बयान की क्लिप हर ओर नमूदार है। कहने वाले सीएम योगी के लिए कह रहे हैं, वो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। जमीनी अमल की इस ट्रेंड ने ब्रांड योगी की चमक और सियासी धमक को और मजबूत किया है। लेकिन सीएम योगी के राजनीतिक विरोधियों की जुबान पर तो बस सवाल है। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है और 45 दिन से इनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उनका वीडियो दिखाया गया। फिर वही शम्स साहब बताते हैं कि गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, गाड़ी को धोकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इन क्वेश्चंस के मुद्देनजर मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर, जो सो कॉल्ड एनकाउंटर है, वो नहीं होना चाहिए। किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया? क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ सरकार भी काम करती है और सरकार के जो शासन और प्रशासन दोनों काम करता है और जिसको दायित्व दिया गया हो बराबर काम करता है। और रही बात जो बता दिया कि भी बताया कि जो है वो अतीक को अभी बताया, तो वो भी है कि आपको देखा है अगर खिलाओगे गोली तो खाओगे गोली, यही है। बोओगे गेहूँ तो बोओ काटोगे, जैसा कर्म करोगे सब पाओगे। ये विचारधारा नहीं किसी जात पात पे नहीं है। अब एनकाउंटर हुआ, फर्जी है या सच्चा, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहरहाल असल में जो जिम्मेदार है वो अपने बेटे के गम से बेदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उमेश पाल हत्याकांड के कुछ आरोपी मिट्टी में मिल चुके हैं, जबकि कुछ का अभी मिलना बाकी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद से ही मिट्टी में मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन असद और अतीक की ये दास्तां इतना जरूर बताती है कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंजाम उसका यही होता है और अंत में बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।